Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about design of column. तो फ्रेंड्स इसमें डिज़ाइन कॉलम का डिज़ाइन करने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि कॉलम क्या होता है। तो कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक तरीके का ये कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे लोड लगेगा फ्रंट पे। ठीक है, टॉप के फ्रंट पे लोड लगेगा। वो भी कौन सा लोड लगता है इसमें, एक्सियल लोड लगता है। ठीक है, ये जो हमारा कॉलम है कई शेप में आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्क्वायर, सर्कुलर या फिर पॉलीगॉन। ठीक है, ठीक है, ये जो कॉलम है इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, लोड के बेसिस पे। ठीक है, फर्स्ट इसको किस चीज़ पे हम लोग कर सकते हैं, लोड पे। ठीक है, जैसे कि अलग अलग टाइप का जो लोड लगा है उस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें होगा एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, और क्या हो सकता है कि जो कॉलम है वो आपका एक्सियल लोड एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग भी हो सकता है लोड के हिसाब से। ठीक है, ऐसा लोड लगा हो जिससे कि कॉलम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सियल लोडेड, यूनी एक्सियल बेंडिंग। ठीक है, और यदि लोड के हिसाब से दूसरा क्या हो सकता है, एक्सियल लोड कॉलम एंड बाई एक्सियल बेंडिंग। ठीक है, तो ये जो है लोड के हिसाब से ये कुछ क्लासिफाई हो सकता है। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, फर्स्ट वन इज देखेंगे एक्सियल लोडेड कॉलम का डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सियल लोडेड कॉलम एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग का डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, और थर्ड में क्या देखेंगे, एक्सियल लोडेड कॉलम एंड बाई एक्सियल बेंडिंग का डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग वन बाई वन समझते हैं कि एक्सियल लोडेड कॉलम क्या होता है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग डिज़ाइन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका एक्सियल लोडेड कॉलम क्या होगा, जिसमें आपका एक्सियल डायरेक्शन में लोड लगे। ठीक है, यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में केवल लोड लगे। ठीक है, इसमें कोई भी मोमेंट जनरेट ना हो। ठीक है, ना एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में। ठीक है, या तो मेजर एक्सिस में ना कोई मोमेंट जनरेट हो, मेजर एक्सिस या फिर माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस में मोमेंट जनरेट नहीं होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो एक्सियल लोडेड कॉलम है। मेजर एक्सिस क्या होता है, ये कौन सा एक्सिस होता है, जो हमारा कॉलम के डेप्थ जो है हमारा, इस कॉलम का जो डेप्थ है, इस डेप्थ के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा मेजर एक्सिस है। ठीक है, यदि डेप्थ के जो पैरेलल वाला एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग बोल देंगे कि हमारा माइनर एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सियल लोडेड कॉलम हम किसको बोल देंगे, जिसमें कोई मोमेंट जनरेट ना हो। ठीक है, जिसमें मेजर एक्सिस के डायरेक्शन में या फिर माइनर एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी मोमेंट ना जनरेट हो, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि हमारा एक्सियल लोडेड है। एक्सियल लोडेड कॉलम एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग क्या होता है। ठीक है, यूनी एक्सियल बेंडिंग का मतलब कि जिस डायरेक्शन में केवल एक डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट हो। ठीक है, यदि एक्स डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि हमारा यूनी एक्सियल बेंडिंग है। ठीक है, और यदि दोनों डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि हमारा बाई एक्सियल बेंडिंग है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम लोग वन बाई वन देखेंगे। तो कॉलम को हम क्लासिफाई किए लोड के बेसिस पे। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। तो अब देखेंगे कि फर्स्ट जो है एक्सियल लोडेड कॉलम में क्या क्या होगा। ठीक है, ठीक है, एक्सियल लोडेड कॉलम में भी दो तरीके का कॉलम होता है। फर्स्ट होता है शॉर्ट कॉलम, सेकेंड लॉन्ग कॉलम।
ठीक है। अब ये जो शॉर्ट कॉलम होता है ये क्या होता है, इसमें जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, स्लेंडरनेस रेशियो वो कितना होना चाहिए, 12 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 12 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं LEX डिवाइड बाई D। ठीक है, ये लेटरल डायमेंशन है, या फिर LEY डिवाइड बाई B। ठीक है, यदि ये दोनों जो है 12 से लेस देन आ रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा जो है शॉर्ट कॉलम है। यदि यही चीज़ स्लेंडरनेस रेशियो 12 से बड़ा आ गया तो इसको हम लोग बोल देंगे कि हमारा लॉन्ग कॉलम है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो हमारा शॉर्ट कॉलम आई थिंक समझ में आ गया होगा और लॉन्ग कॉलम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें जो है एक चीज़ ये भी है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी, कैसे हम लोग शॉर्ट कॉलम को और भी डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी नॉट लेस देन 20। ठीक है, जो है आपका 20 से कम नहीं होना चाहिए, आपका ये जो 20 से है ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो हम बोल देंगे कि वो हमारा शॉर्ट कॉलम है। ठीक है, और इसमें क्या बोल सकते हैं कि शॉर्ट कॉलम क्या है, 0.05D, 0.05D से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी ई मिनिमम, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि इससे लेस देन है तो हमारा क्या है, ये शॉर्ट कॉलम है। यदि इसी से जो ई मिनिमम आ जाएगा बड़ा, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि हमारा लॉन्ग कॉलम है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अब हम बात करते हैं डिज़ाइन करने के लिए हमको कुछ अजम्पशंस मान के चलने पड़ेंगे। ठीक है, कॉलम का यदि हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो कुछ इसमें अजम्पशंस लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट अजम्पशंस क्या बोलता है कि जो हमारा प्लेन सेक्शन है वो बेंडिंग के पहले जो था वो वही चीज़ बेंडिंग के बाद भी रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये जो कॉलम है इसमें जब लोड लगा एक्सियल लोड तो इसमें कुछ बेंडिंग होगा। ठीक है, यदि इसमें कुछ बेंडिंग मान लीजिए लोड नहीं लगा है तो उसका प्लेन ऐसा था। ठीक है, यदि फिर लोड लगा तो कुछ इसमें बेंडिंग होगा। ठीक है, कुछ ये बेंड करने की कोशिश करेगा कुछ इस तरीके से। तो जब ये कुछ बेंड होगा तो बेंडिंग के बाद भी जो प्लेन हमारा ये वाला प्लेन होगा वो रिमेन रहेगा। ठीक है, तो जो प्लेन सेक्शन है वो क्या रहेगा, वो रिमेन रहेगा बेंडिंग के बाद भी। तो इस फर्स्ट पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि बेंडिंग के बाद भी जो है हमारा प्लेन वो सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि जो हमारा इसमें डिज़ाइन करने के लिए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होना चाहिए कंक्रीट के लिए, वो कितना होना चाहिए, 0.4 मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कितना लेंगे यहाँ पे 0.446 FCK। FCK क्या है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो कंप्रेसिव यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो इतना हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग इग्नोर कर देंगे। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो हमारा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन है कंक्रीट के लिए, जब यदि एक्सियल कंप्रेशन हो रहा है तो उसमें कितना मैक्सिमम हम लेके चलेंगे, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन। यदि एक्सियल कंप्रेसिव हो रहा है तब की बात कर रहे हैं, एक्सियल कंप्रेशन, वो कितना हम लेंगे यहाँ पे, इस टेकन 0.002। ठीक है, तो ये कुछ इस पर अजम्पशंस हैं। इसके बाद जो है ये हमने अजम्पशंस मान लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे
कि जो एक्सियल कंप्रेशन हो रहा है और 60 एक्सियल लोडेड मेंबर है, तो उसमें जो कॉलम का हमारा जैसे कि ये हमारा कॉलम है, तो इस कॉलम, यदि ये कॉलम है तो ये कितना लोड वियर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, 60 एक्सियली ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट होगा कि 60 एक्सियली लोडेड मेंबर इन एक्सियल कंप्रेशन, मतलब कि ये जो हमारा कॉलम है, ये कॉलम कितना लोड वियर कर सकता है। ठीक है, तो यदि हम इसको क्या बोलते हैं कि लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे हम नोट भी कर देते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी। यदि हम उसको P से डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो सकता है, इस कॉलम में आपका कंक्रीट है और रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, कंक्रीट का कैपेसिटी प्लस और स्टील का कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है मेंबर का, यहाँ पे ये PU इक्वल्स टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हम इसको PUC से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, PUS। ठीक है, क्योंकि हम इस कॉलम में यही दो चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, कंक्रीट और स्टील, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ और स्टील का स्ट्रेंथ इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो कंक्रीट के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये इस कंप्रेसिव एक तरीके से फोर्स है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं अल्फा सी FCK AC। ठीक है, ये PUC के इक्वल्स टू हो गया, ये एरिया ऑफ कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या है, जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए हम कितना कंपोनेंट रखेंगे। ठीक है, और कितना हमारा प्रेजेंट रहना चाहिए, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। PUS के लिए यहाँ पे अल्फा S और इसका जो है FY और एरिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, एक्चुअली में कॉलम का हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए ये पोर्शन कितना होना चाहिए, 0.446 FCK। ठीक है, AC प्लस अल्फा S जो है वो वैरी करेगा, अल्फा S जो है वो वैरी करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रेड का स्टील हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग हमारा स्टील प्रेजेंट है तो अलग अलग हमारा अल्फा S होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे माइल्ड स्टील रहेगा, तो उसके लिए हमारा जो अल्फा S की वैल्यू है वो 0.87 लेंगे। ठीक है, FE 415 यदि रहेगा तो उसके लिए जो हम लेंगे 0.79, और FE 500 रहेगा तो उसके लिए हम लेंगे 0.75। ठीक है, तो जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 0.75। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके जगह पे हम रख देंगे 0.75। ये तो हो गई बात कि इन तीनों में जो हमारा मिनिमम है उसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी है ये डिपेंड करेगा कि कितना हमारा मिनिमम इसेंट्रिसिटी है। तो अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर देते हैं, ठीक है, यदि हम कॉलम की डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम कॉलम के डिज़ाइन करेंगे तो इसमें हम लोग को ये देखना होगा कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितना है। तो E मिनिमम इक्वल्स टू L/500 प्लस D/30। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 20। ठीक है, 20 mm होना चाहिए E मिनिमम, तब हम इसका डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मिनिमम 20 या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए तो हमारा जो है 60 एक्सियली लोडेड कॉलम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, L जो है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। कैपिटल D क्या है यहाँ पे, लेटरल डायमेंशन। मिनिमम इसेंट्रिसिटी 20 होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो जो है हमारा 60 एक्सियली लोडेड कॉलम होगा। यदि 60, एक और इसमें कंडीशन ये है कि जो E मिनिमम है क्या होना चाहिए, वो लेस देन और इक्वल
0.05 इंटू डी। ई मिनिमम जो है या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए इससे 0.05 डी, और इससे 20 मिनिमम होना चाहिए या तो इससे बड़ा होना चाहिए। इन दोनों के बीच में यदि होगा तो हमारा जो है वो 60 कॉलम माना जाएगा। ठीक है, यदि इसको एक्सीड कर गया, इससे बड़ा आ गया ई मिनिमम, ठीक है, यदि इससे बड़ा आ गया कैपिटल डी से, तो हम डिज़ाइन करेंगे किसके हिसाब से, लॉन्ग कॉलम के हिसाब से। अब जो है इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं रेनफोर्समेंट करने के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यदि हम इसका डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो रेनफोर्समेंट देखिए दो तरीके से प्रोवाइड होगा। फर्स्ट रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होगा, सेकेंड रेनफोर्समेंट ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसी को लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोल देते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है कि ये जो हमारा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है, ठीक है, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है, इसको होल्ड करने के काम आता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि इस तरीके से ये होल्ड करता है। रेक्टेंगुलर यदि है या फिर स्क्वायर है, ठीक है, तो यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में इसको इस तरीके से ट्रांसवर्स जो है रेनफोर्समेंट होगा। ठीक है, यदि सर्कुलर है तो सर्कुलर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे आप लोग सिंगली रेनफोर्स बीम या फिर डबली रेनफोर्स बीम पढ़े होंगे, तो उसमें जो है इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टीरअप्स। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टीरअप्स, लेकिन कॉलम में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, जो मेन रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ को रजिस्ट करता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलते हैं, और जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट को होल्ड करने का काम करता है उसको हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं। जब हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें फर्स्ट चीज़ क्या देखेंगे, जो मिनिमम एरिया है क्रॉस सेक्शन का लॉन्गिट्यूडनल बार का। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल बार जैसे कि हमने क्या बताया था कि इस तरीके से हमारा, तो इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट हम ये इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे चारों ओर। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम एरिया होगा, मतलब कि ये टोटल जितना हम प्रोवाइड करेंगे वो मिनिमम एरिया कितना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ए मिनिमम कितना होना चाहिए वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 0.8% ऑफ ग्रास सेक्शनल एरिया। ठीक है, ग्रास सेक्शनल एरिया। ठीक है, ग्रास सेक्शनल एरिया का मतलब कि ये पूरा एरिया। ठीक है, इस पूरे एरिया का 0.8% ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट होना चाहिए, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो ये हमारा ए मिनिमम फर्स्ट पॉइंट होगा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल बार का, वो 6% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई मिनिमम का, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो इसका पूरे एरिया का जो है 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ए मैक्सिमम है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का, वो 6% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो मेन रेनफोर्समेंट है, ये जो इसका डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ बार्स कितना होना चाहिए, ये मिनिमम जो है 12 mm से जो है कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायमीटर ऑफ बार्स जो है शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट। इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स है, मतलब कि ये जो हमारा मेन बार्स है ये कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स। यदि रेक्टेंगुलर है तो उस केस में 4 होगा, रेक्टेंगुलर के केस में मिनिमम नंबर ऑफ बार्स जो होगा वो 4 लेंगे। ठीक है, और 6 लेंगे किसके केस में,
जब हम इसमें सर्कुलर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ 6 बार जो है सर्कुलर जब हम प्रोवाइड करेंगे कॉलम, उस केस में यदि रेक्टेंगुलर हमारा है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार्स जो है वो 4 होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसमें पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोलेगा कि यदि जो है हमारा सर्कुलर कॉलम है और उसमें जो है हेलिकल रेनफोर्समेंट दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यदि सर्कुलर कॉलम है तो इसमें क्या होगा कि कुछ इस तरीके से स्पाइरल के फॉर्म में बंधे होते हैं। ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट को होल्ड करने के लिए कुछ इस तरीके से ये बंधे होते हैं, कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल रेनफोर्समेंट या फिर स्पाइरल। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि यदि हमारा कॉलम जो है सर्कुलर है तो उसमें जो है हम कितना प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स हैं वो हम 6 बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 6 बार प्रोवाइड करेंगे। ये मेन रेनफोर्समेंट जो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ये कम से कम 6 बार होगा। हेलिकल रेनफोर्समेंट हम ये दे रहे हैं तो ठीक है, ये जो हमारा होल्ड किया हुआ है मेन रेनफोर्समेंट को, इसमें भी हम 6 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट कि यदि हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है, यदि हमारा मेन रेनफोर्समेंट कुछ इस तरीके से है, ये प्रोवाइड है चारों ओर, तो एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, कितने कितने डिस्टेंस पे, तो इसकी स्पेसिंग जो होगी वो मैक्सिमम 300 mm होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को हम क्या बताए हैं कि ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है इसको होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, ये चारों ओर से ऐसे होल्ड करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। यहाँ पे ये यदि टॉप से देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये मेन रेनफोर्समेंट दिखेगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जब यहाँ से दिखेगा तब। ठीक है, ये चारों ओर यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसी को होल्ड करने का काम आता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया, इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, या फिर टाइज बोल सकते हैं, लेटरल टाइज। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें यदि एक ये हमने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट दे दिया, फिर उसके नीचे भी हम दे दिए ट्रांसवर्स, फिर ये दे दिया, फिर ये दे दिया, तो कितने कितने डिस्टेंस पे हमको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्पेसिंग होगा यहाँ पे, वो मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 150 mm होना चाहिए, 150 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लेटरल टाइज। लेटरल टाइज, लेटरल टाइज में क्या होगा, लेटरल टाइज का मतलब क्या है कि जो हमने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया था कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये होल्ड किया था, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट था। ठीक है, तो इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट दिया गया। ठीक है, इसी को लेटरल टाइज ही बोल रहे हैं एक तरीके से। तो इसकी डायमीटर क्या होगी लेटरल टाइज की, तो वो कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन, should not be less than 1/4 of longitudinal bars, diameter of longitudinal bar। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और एक केस इसमें यह है कि 6 mm से कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 6 mm। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेटरल टाइज, जैसे कि ये मेन रेनफोर्समेंट था, इसी को होल्ड करने के लिए प्रोवाइड है। ठीक है, ये हमारा साइड व्यू से देखेंगे तो ये हमारा जो है एक लाइन दिखेगी, फिर उसके नीचे ये दिखेगा, फिर उसके नीचे, तो ये सब हम कितने कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिच। ठीक है, पिच कितना होना चाहिए इसमें, पिच में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लिस्ट डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा ये साइज़ का है और ये जो साइज़ है यही हमारा लिस्ट डायमेंशन है। ठीक है, लिस्ट डायमेंशन ले लेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि 16 लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, जो मेन बार का डायमीटर उसका 16 mm होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट है
300 mm। ठीक है, इन तीनों में जो मिनिमम होगा हम वही कंसीडर कर लेंगे पिच, मतलब कि कितना कितना डिस्टेंस पे हम ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेटरल टाइज। तो ये कुछ पॉइंट्स है लेटरल टाइज के बारे में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हेलिकल रेनफोर्समेंट के बारे में। हेलिकल रेनफोर्समेंट के बारे में, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आएगा हेलिकल रेनफोर्समेंट का, हम यदि डिजाइन करेंगे, सर्कुलर कॉलम है उसमें हमको हेलिकल रेनफोर्समेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जो डायमीटर होगा हेलिकल रेनफोर्समेंट का वो कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, यदि हमारा इस तरीके का सर्कुलर कॉलम है तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि पिच क्या होता है कि इसके सेंटर से लेके, ठीक है, और जो सेकेंड स्टार्ट हो रहा है फिर से यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग पिच बोल देते हैं कि ये कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हम लोड यदि इंक्रीज करते हैं पिच के केस में, ठीक है, यदि हम लोड कॉलम पे इंक्रीज करते हैं तो जो हेलिकल रेनफोर्समेंट है, ये वाला जो हेलिकल रेनफोर्समेंट है वो अलाउ करेगा किसको, कि जो हमारा पिच है शुड नॉट एक्सीड होना चाहिए 75 mm से। ठीक है, 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या होना नहीं होना चाहिए, 1/6 ऑफ कोर डायमीटर। ठीक है, ये जो हमारा कोर डायमीटर होगा, ठीक है, जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट यहीं पे प्रोवाइड होगा, इसी को होल्ड कर किए रहेंगे, तो 1/6 ऑफ कोर डायमीटर होना चाहिए। ठीक है, जिसको डीसी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को जो है पिच फॉलो नहीं करेगा, मतलब इससे ज़्यादा होना ही नहीं, शुड नॉट जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड। और लेस देन किससे नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि इससे कम होना ही नहीं चाहिए पिच। ठीक है, ये जो हमारा पिच है ये कम नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए, 25 mm से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट ये है कि 3 टाइम्स ऑफ ये जो हमारा स्पायरल डायमीटर दिया हुआ है हेलिकल रेनफोर्समेंट, इसका 3 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग डिज़ाइन करते हैं कोई क्वेश्चन। इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे रो एस, जब हम हेलिकल रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन करेंगे कॉलम का, तो उसमें हम लोगों को ये देखना होगा कि रो एस क्या है। रो एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ, इसका यूज़ पड़ेगा, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। यदि हम पूरा डिटेल में बताने लगे, डिराइव करने लगे, तो होगा एक्चुअली में क्या कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बस इसमें कुछ ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पायरल रेनफोर्समेंट, स्पायरल रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये किसका रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये जो होना, एक इसका जो फॉर्मूला क्या है, 0.3 AG डिवाइड बाई AC माइनस 1 FCK डिवाइड बाई, ठीक है, FY। तो इसका आगे यूज हम लोग करेंगे। ये तो हो गया। अब यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इसमें ले लें तो जो रोएस की वैल्यू हो जाएगी 20% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए इसमें 1.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.36, ठीक है, AG डिवाइड बाई AC माइनस 1 FCK डिवाइड बाई FY। अब इसमें 1 by 1 समझ लेते हैं, हमको इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस फार्मूला का हम लोगों को आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम बता दे रहे हैं। AG क्या है, AG यहाँ पे हमारा ग्रास एरिया है। ठीक है, ग्रास एरिया। AC क्या है, AC हमारा जो है एरिया ऑफ कोर है। ठीक है, कोर एरिया। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसमें। अब इसमें जो लोड है, ठीक है, इसमें जो लोड हम लोग कंसीडर करेंगे शॉर्ट कॉलम के लिए, वो कौन सा कंसीडर करेंगे डिज़ाइन करने के लिए। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं PU इक्वल्स टू 0.4, ठीक है, FCK AC प्लस 0.67 FY AS। ठीक है, इस लोड को हम लोग कंसीडर करेंगे जब हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी
क्या हम बताए थे कि मिनिमम 20 होना चाहिए, 20 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, ये इतना ही होना चाहिए, इससे ग्रेटर देन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, L डिवाइड बाई जो भी था 500 प्लस B डिवाइड बाई D डिवाइड बाई 30। ठीक है, यदि ये वैल्यू ई मिनिमम जो है वो 20 से कम नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम ये लोड को कंसीडर करेंगे, और ई मिनिमम जो है 0.0005 D से बड़ा नहीं होना चाहिए, तब हम शॉर्ट कॉलम का डिज़ाइन करेंगे।